अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? चलें जी स्टूडेंट्स, आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन चिल्ड्रन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जीआईटी सिस्टम हम लर्न करेंगे। इसमें डिफरेंट डिजीज़ हैं जो कि चिल्ड्रन में स्पेसिफिक होती हैं, उसके बारे में हम लर्न करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारे सेशन के वो कुछ इस तरह से होंगे। एट द एंड ऑफ सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी सिस्टम इन चिल्ड्रन, ठीक है जी। थोड़े से डिफरेंसेस होंगे जीआईटी सिस्टम की एनाटमी फिजियोलॉजी में, क्योंकि स्टमक का साइज़ भी इसमें कम होता है और कुछ एंजाइम वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्शन भी अभी प्रॉपर्ली नहीं होती, तो वो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में भी इसमें इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टमक साइज़ कम होता है, अगर ज़्यादा फूड दी जाएगी तो वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। फीडिंग उसकी जो है इंटरवल जो है वो उसमें हम देखेंगे कि कितना है और कितनी अमाउंट जो है फीड की हमें देनी है और कितने टाइम ड्यूरेशन के साथ देनी है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं जीआईटी सिस्टम की जो कि नॉर्मल होती हैं, जो कि कंजेंटल भी हो सकती हैं। कंजेंटल डिजीज़ में आ जाता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विल नो अबाउट पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉमन होता है बच्चों में। इसके अलावा पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अबाउट डिजीज़, यानी कि जितनी भी डिजीज़ में हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलें जी, हम रिव्यू करते हैं जीआईटी ट्रैक को। तो सबसे पहले जीआईटी ट्रैक जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एसोफेगस आ जाता है, देन स्टमक है, ठीक है जी। स्टमक के बाद है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट पे है जी रेक्टम, ठीक है जी। तो ये सारा जो है जीआईटी में है। इसके अलावा सेंसरी ग्लैंड्स हैं जिसमें पैंक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है जी। ये सारे जो हैं इसमें इफेक्ट कुछ अपने एसेसरीज वगैरह जो है इफेक्ट करते हैं। तो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम स्टमक का देखें, जो आपने एएचएन में भी पढ़ा होगा, तो उसमें एसोफेगस के साथ ही जो है वो फंडस रीजन होता है, फंडल रीजन जिसको हम कहते हैं अपर पार्ट को। फिर बॉडी है और ठीक है जी, और तो उसमें जो है डिफरेंट कर्वेचर्स होते हैं, जिसमें ग्रेटर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर है जी, स्टमक की सारा है, ठीक है जी। तो ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों को आता होगा, इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पीडियाट्रिक डिफरेंसेस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आती हैं, वो हम लर्न करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले है जी ड्यूडेनम, डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है जी। डाइजेशन, जितनी भी डाइजेशन है वो ड्यूडेनम में होगी। एंजाइम दैट एड इन डाइजेशन, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं माइलेज, जो कि सलाइवा में प्रोड्यूस होती हैं और कार्ब्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर लाइपेज है, नॉर्मली ये नॉर्मल जो डल्ट है उसका बताया गया, लेकिन इसके बाद डिफरेंसेस जो है वो बताए जाएंगे।
लैपेज जो है वो इनहेंस करता है फैट एब्जॉर्प्शन को, ठीक है जी। देन ट्रिप्सिन है which breaks down protein into polypeptides and some amino acids। अब क्या होगा, नॉर्मली ये जो एंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, जैसे फैट्स वगैरह हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प आउट करती हैं। इन्फेंट्स में क्या होता है कि ये एंजाइम्स होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है जी। और अंटिल अराउंड 4 to 6 मंथ, पहले 4 to 6 मंथ में ये एंजाइम्स जो हैं वो डेफिशिएंट होते हैं। Therefore, abdominal distension from gas is common, ठीक है जी। तो गैस जो प्रोडक्शन है उनमें कॉमन होती है। देन है जी GIT स्टिल इमेच्योर एट बर्थ, ठीक है जी। बर्थ पे भी जो है वो इमेच्योर होगा, वो किस वजह से इमेच्योर होगा, कुछ उसके रीजन से हम देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन डोंट टेक प्लेस अंटिल आफ्टर बर्थ, ठीक है जी। वो प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन नहीं हुआ होता वो प्रोसेस। सकिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। सकिंग रिफ्लेक्स जिसको हम कहते हैं वो उनमें बच्चों में प्रेजेंट होता है। वॉलंटरी स्वेलो होता जो है 6 वीक्स पे जो है वॉलंटरी स्वेलो स्टार्ट हो जाता है। न्यू बॉर्न स्टमक कैपेसिटी स्मॉल एट बर्थ और उसकी इम्प्लीकेशन जो है 30 ml जो है फीड जो है वो एट अ टाइम पे जो है न्यू बॉर्न को जो है आप दे सकते हैं। तो स्टमक कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही होती है, 30 to 60 ml जो है उसकी स्टमक कैपेसिटी होती है। इससे ज़्यादा आप उसको फीड नहीं करा सकते बेबी को एट वंस टाइम, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंट उसके लिए, क्योंकि बच्चों की स्टमक कैपेसिटी कम होती है इसलिए उनको फीड का जो क्वांटिटी है वो हम कम देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो उसके बाद जो है हमें फ्रीक्वेंट फीडिंग्स की जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है। हम उन बच्चों में बहुत ज़्यादा फीडिंग जो है फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। फ्रीक्वेंट फीडिंग देंगे एंड फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स होती हैं बच्चों में, एंड इंटेस्टाइन मोटिलिटी जो है वो भी ग्रेटर होगी देन इन ओल्डर किड्स, यानी कि जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। देयरफॉर ग्रेटर एम्प्टी टाइम, जितनी जल्दी लेंगे फीड को उतनी जल्दी उनकी बाउल मूवमेंट्स की वजह से डाइजेशन भी हो जाएगी और प्रॉपर्ली वो पास भी होगा। तो उसकी वजह से उनकी फीडिंग जो अमाउंट है उसको हम रिक्वायर जो है उसको हम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है जी। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि इन्फेंट्स में और न्यूबॉर्न्स में होते हैं। अब हम कुछ डिसऑर्डर जो हैं वो GIT सिस्टम की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है जी। सब उसमें आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ, जिसमें क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आज कंजेनिटल वो हैं जो एट बर्थ जो है प्रेजेंट होंगी, ठीक है जी। वो ड्यूरिंग द फीटल पीरियड जो है बच्चे में डेवलप हो जाती हैं और वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ एसोफेगस है जिसको ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला कहेंगे। फिर डिसऑर्डर ऑफ स्टमक है जिसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस आ जाती है, और डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन है जिसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हार्डनिया, इंटरसेप्शन, हर्शब्रम डिजीजेज और एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन है। हम इनमें जो मोस्ट कॉमन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे। चलें जी। सबसे पहले है जी डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ, जिसमें है जी क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। अच्छा जी, क्लेफ्ट लिप जो है उसको चिलियोस्केसिस कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें आप एक पिक्चर में देखेंगे कि एक जो है फिशर जो है वो प्रॉपरली जो है उसमें डेवलप नहीं हुआ, ठीक है जी। उसमें एक फ्यूजन जो है प्रॉपरली जो लेफ्ट लिप और राइट लिप जो है वो उसको प्रॉपरली फ्यूज होना चाहिए था, वो फ्यूज नहीं हुआ और उसके दरमियान जो है एक ओपनिंग रह गई है, तो उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप रिजल्ट्स फ्रॉम फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ maxillary process with nose elevation of frontal prominence, ठीक है जी। अब लिप से स्टार्ट हो रही है क्लेफ्ट लिप में, लिप्स की जो अपर लिप है उसका पॉइंट जो है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो नोज तक जा रहा है, एलिवेट हो रहा है और इसकी प्रॉपर जो है फ्यूजन नहीं होती, ठीक है जी। मैक्सिलरी प्रोसेस है उसकी प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगी, इसको हम कहेंगे क्लेफ्ट लिप है। और इसकी जो एक्सटेंट है उस डिफेक्ट की वो वेरीज करती है फ्रॉम नॉच इन द लिप टू अ लार्ज क्लेफ्ट रीचिंग द फ्लोर ऑफ द नोज, ठीक है जी। लिप की जो नोच है वहाँ से लेके जितना वो ऊपर तक एक्सटेंड करेगा इसका डिफेक्ट जो है उस पर इफेक्ट करेगा, ठीक है जी। अब कुछ इसकी टाइप्स हैं, अगर आप पिक्चर में देखें तो क्लेफ्ट लिप जो है वो वन साइडेड भी होता है जिसको हम कहेंगे ये यूनिलेटरल है,
अगर दोनों साइड्स पे होगा तो फिर इसको हम बाईलेटरल क्लेफ्ट लिप करेंगे। ठीक है जी। अब पिक्चर में क्लियर है, फर्स्ट पिक्चर में वन साइडेड है, सेकंड पिक्चर में टू साइडेड है, यानी कि बोथ साइडेड पे है, तो उसको हम बाईलेटरल क्लेफ्ट लिप कहते हैं। देन है जी क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। इसमें क्या होगा, इसको हम प्लेटोस्केसिस कहेंगे, उसको हम चिलोस्केसिस कहा था, क्लेफ्ट लिप को हमने चिलोस्केसिस कहा था, इसको हम प्लेटोस्केसिस कहेंगे। इसमें क्या होगा कि सॉफ्ट एंड जो हार्ड पैलेट है वो प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं होते। ठीक है जी, तो उसमें एक ओपनिंग रह जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लेफ्ट पैलेट है। ठीक है जी। क्लेफ्ट पैलेट रिजल्ट्स फ्रॉम फेलियर ऑफ द हार्ड पैलेट विद ईच अदर एंड विद द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है जी, या हार्ड पैलेट जो है उसकी दोनों साइड जो है उसकी प्रॉपर्ली फ्यूजन नहीं होगी, या हार्ड और सॉफ्ट जो है उसके दरमियान जो है प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगी। तो ये क्लेफ्ट पैलेट अगर आप पिक्चर 1 में देखें तो जस्ट क्लेफ्ट उसमें पैलेट दिखाया गया है, लेकिन क्लेफ्ट पिक्चर 2 देखें तो उसमें क्लेफ्ट लिप भी है और साथ में क्लेफ्ट पैलेट भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। क्लेफ्ट लिप जो है वो नॉर्मली जो है ना क्लेफ्ट पैलेट के साथ होता है। अच्छा जी, क्लेफ्ट पैलेट कैन बी कंप्लीट और अनकम्प्लीट। अब इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि कंप्लीट और अनकम्प्लीट में क्या डिफरेंसेस हैं। आप देख सकते हैं यूनिलेटरल अनकम्प्लीट है फिर पिक्चर 1 में, फिर यूनिलेटरल कंप्लीट है। यूनिलेटरल अनकम्प्लीट का मतलब है कि उसमें जो है सिर्फ जो है ना क्लेफ्ट लिप होगा, लेकिन यूनिलेटरल कंप्लीट है उसमें क्लेफ्ट लिप भी होगा और क्लेफ्ट पैलेट भी होगा। बाईलेटरल कंप्लीट का मतलब है कि उसमें दोनों होंगे, एक लिप भी इन्वॉल्व होगा और पैलेट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी। फिर इसी तरह अनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट है जिसमें जस्ट जो है पैलेट है वो इन्वॉल्व है। यूनिलेटरल कंप्लीट लिप एंड पैलेट है तो उसमें आप देख सकते हैं कि लिप भी इन्वॉल्व है और क्लेफ्ट पैलेट भी इन्वॉल्व है। ठीक है जी। अगर आप बाईलेटरल कंप्लीट लिप और पैलेट देखें तो उसमें दोनों साइड्स के लिप और दोनों साइड का जो पैलेट है वो उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसमें इस तरह के डिफरेंसेस हैं। ये आप रियल में पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से अब नॉर्मलिटी है और क्या क्या उसमें दिखाया गया है। अच्छा जी, अब एटियोलॉजी हम देखते हैं कि इसकी क्या एटियोलॉजी हो सकती है। Cleft lip and cleft palate are facial malformations that occurs during early weeks of fetal growth and development। ठीक है जी, fetal growth होती है, डेवलपमेंट होती है उसकी early weeks में जो है ये स्टार्ट होती है। The exact cause is not known, but it is believed that it occurs as a result of genetic and environmental factors। ठीक है जी, congenital defect जितने होते हैं वो तो उनका मेन कॉज जो होता है वो अननोन होगा, लेकिन कुछ जीन्स की वजह से भी हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या डाइट रिलेटेड हैं। ठीक है जी, अगर कोई स्मोकिंग करती है मदर, या अल्कोहल अब्यूज़र है, या कोई उसने ऐसी ड्रग्स ले ली हैं ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, तो वो उसको अबनॉर्मलिटी को जो है वो लीड करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें पोटेंशियल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में देखा है कि स्मोकिंग और सिगरेट और जो अल्कोहल है उसको शो किया गया है, आप उसके देख सकते हैं। सबसे पहले है जी मेडिकेशंस टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है जी, अगर कोई ऐसी मेडिकेशन वगैरह ली गई हैं जैसे एंटी कन्वल्सेंट्स वगैरह हैं और एक्ने को ट्रीट करने के लिए दिए गए हैं, तो वो जो है इसको लीड करेंगे एज अ साइड इफेक्ट। इसके अलावा एक्सपोजर टू वायरस और केमिकल ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा एक्सपोजर टू एक्सरेज, कोई एक्सरे रेडिएशन वगैरह ऐसी मिली हैं उनको तो प्रेग्नेंट लेडी को, तो वो भी इसको लीड कर सकती है अबनॉर्मलिटी को। मिटरनल अल्कोहल इनटेक है या फिर मिटरनल स्मोकिंग है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको लीड कर सकती हैं। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन अगर हमने किस तरह से करनी है, तो प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ क्लेफ्ट इज एट सेम टाइम पॉसिबल बाय मैटरनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है जी, तो मैटरनल अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे तो उससे जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको जो है डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा एट बर्थ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ, पैलेट एंड नोज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप और पैलेट। ठीक है, नेक टाइप हम इसे देख सकते हैं, अगर क्लेफ्ट लिप है अगर तो क्लेफ्ट पैलेट होगा, तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं ग्लव फिंगर यूज़ करेंगे और माउथ में उसको एग्जामिन करेंगे और उसको डिटेक्ट करेंगे और फील करेंगे कि कोई डिफेक्ट है या नहीं है, कोई ओपनिंग नॉर्मल ओपनिंग रही है या नहीं, किस तरह से, और फ्लैश लाइट वगैरह यूज़ करेंगे और फिर उसकी हम जो है डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। ठीक है जी, अब हमने मैनेजमेंट किस तरह से करनी है।
मैनेजमेंट जो है इसमें ऑब्वियसली हम इसमें सर्जरीज करते हैं, क्योंकि सर्जरी के बगैर जो है इसकी मैनेजमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले क्लेफ्ट लिप में रिक्वायर 1 और 2 सर्जरीज डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है जी। तो द इनिशियल सर्जरीज यूजली परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 3 मंथ्स। पहले जो है सर्जरी वो 3 मंथ्स की एज में की जाती है, और इसमें टेंशन एंड ऑल ट्रायंगुलर फ्लैप जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली जी प्लास्टी भी कहते हैं, वो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, और वो सर्जिकल करेक्शन जो है उसमें की जाती है। इसके अलावा मिलर्स रोटेशनल एडवांसमेंट तकनीक है, इसमें भी हम जो है सर्जरी करते हैं और क्लेफ्ट लिप जो है उसकी मैनेजमेंट करेंगे। क्लेफ्ट पैलेट की अब हमने किस तरह से करेक्शन करनी है। इट रिक्वायर्स मैनी सर्जरीज ओवर द कोर्स ऑफ द 18 ईयर्स। अगर किसी बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है तो उसमें बहुत सारी ऐसी सर्जरीज की जाती हैं, और वो ज़्यादातर 18 ईयर्स के कोर्स में की जाती हैं। पहली सर्जरी जो है, फर्स्ट जो सर्जिकल रिपेयर होगा वो इज़ डन बिटवीन 6 and 12 months of the age, which helps in promoting functional palate and reduces the chances of the fluid entering the middle layers and helps in proper development of the teeth, ठीक है जी। तो 6 to 12 months of the age है पहली सर्जरी जो है हम उसमें रिकमेंड करेंगे, ताकि जितनी भी उसकी नॉर्मेलिटी आ रही है ड्यू टू क्लेफ्ट पैलेट, उसका जो है उसको रिस्टोर किया जाए, उसका जो है इन्फेक्शन को कम किया जाए, जो कि मिडिल ईयर्स में फ्लूइड एंट्रेंस की वजह से हो रहा है। जैसे बच्चों को जब हम फीड कराते हैं तो फ्लूइड जो है वो मिडिल ईयर्स में जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा टीथ की डेवलपमेंट नहीं हो रही होती प्रॉपर क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में, तो फिर इसलिए उसको रिस्टोर करने के लिए हमें सर्जरी जो है वो रिक्वायर होती है। इसके अलावा when child is 8 years old they may need a bone graft to fill in the upper gum line, ठीक है जी। जब 8 साल का बच्चा हो जाएगा फिर हम उसमें बोन ग्राफ्ट करते हैं। देन वंस द परमानेंट टीथ ग्रोज दे मे नीड ब्रेसेस टू स्ट्रेटन टीथ। तो ऐसे बच्चों में क्योंकि टीथ की नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, प्रॉपर ये लाइन नहीं होते, तो फिर उनमें हम ब्रेसेस वगैरह यूज़ करते हैं ताकि उनका जो दांत वगैरह जो टीथ हैं वो प्रॉपर स्ट्रेट रहे, ठीक है जी। तो ये इसकी मॉडिफिकेशंस हैं। देन आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में है जी केयर ऑफ द बेबी एट बर्थ। सबसे पहले हमने एट बर्थ पे उसकी केयर करनी है, और उसके बाद केयर ऑफ बेबी बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, ठीक है जी। ये 3 तरह की केयर है जो कि आपने इसमें जो है एज अ नर्स आपने बच्चे को प्रोवाइड करनी है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले है जी केयर ऑफ बेबी एट बर्थ। हमने बच्चे को बर्थ पे जो है वो किस तरह की केयर प्रोवाइड करनी है। इट इज़ डिटेक्टेड सून आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि जैसे ही बेबी बोर्न होता है तो ये फ़ौरन डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। एंड फिर हम क्या करेंगे, चेक फॉर एसोसिएटेड कंजेनिटल अनोमलीज। इसके अलावा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जिन बच्चों में होता है उनमें कुछ और अदर किस्म की अबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो हमने प्रॉपर जो है न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन करना है और देखना है कि ऐसे बच्चे को और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं साथ में, ठीक है जी। देन है जी एक्सप्लेन अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट करेक्शन टू पेरेंट्स। पेरेंट्स होते हैं जब देखते हैं ऐसे बच्चे को तो बहुत ही वो फ्राइटन होते हैं, बहुत ही अफ्रेड होते हैं, परेशान होते हैं। तो हमने उनको बताना है कि कंप्लीट करेक्शन जो है वो पॉसिबल है, ताकि उनका जो एंजाइटी लेवल जो है वो कम हो और इस तरह वो ट्रीटमेंट में जो है वो कोऑपरेट करें, ठीक है जी। देन है जी फीडिंग इज़ अ वेरी प्रॉब्लम एज द डिफेक्ट रिड्यूसेस बेबीज एबिलिटी टू सक मिल्क, ठीक है जी। क्योंकि प्रिमिटिव सकिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है बच्चों में, हमने देखा है। तो लेकिन जो बच्चे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के साथ होते हैं तो उनमें ये रिफ्लेक्स कम होता है और उनकी सकिंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है जी। तो इसके अलावा पैलेटल प्रोस्थेसिस रबर ट्यूब विद सिरिंज कैन बी यूज्ड फॉर फीडिंग। तो ऐसे बच्चों में हम फिर सिरिंज के थ्रू जो है फिर हम फीडिंग कराते हैं, क्योंकि वो निपल को जो है वो सक नहीं कर सकते, तो निपल वगैरह हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बर्थ द बेबी बिटवीन फीड्स। अब इसके साथ उनमें डाइजेशन के प्रॉब्लम भी होते हैं, वो स्पिट आउट कर सकते हैं, तो हमें उसको बर्थ जो है वो ज़रूर इसमें दिलाना होता है। इसमें हम ख़ास किस्म के जो है स्पेशल किस्म के हम फीडर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं ऐसे बच्चों में। तो वो आगे पिक्चर आएगी तो आप लोगों को शो हो जाएगा कि किस किस्म के फीडर जो है हम इन बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। ये है जी 3 तरह के फीडर्स हैं अगर आप देखें। तो फीडिंग टेक्निक है कि हमने किस तरह से फीड कराना है ऐसे बच्चों को। व्हेन अ क्लेफ्ट लिप इज प्रेजेंट इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द बेबी टू मेक अ गुड सील अराउंड द निप, ठीक है जी। वो प्रॉपरली जो है वो सील नहीं बनाते, तो फिर हम क्या करते हैं, बेबीज विद क्लेफ्ट पैलेट यूजली नीड स्पेशल बॉटल्स एंड टेक्निक्स टू फीड प्रॉपरली।
इसमें 3 तरह के टाइप्स की जो है बॉटल्स हैं जो कि बेबी फीडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें ये है जी मेड जॉनसन क्लेफ्ट पैलेट नर्सर, हैबरमैन फीडर एंड पिजन निपल। पिजन निपल इस तरह से है जैसे पिजन की जो चोंच है वो थोड़ी सी लंबी होती है, इस तरह के फीडर्स होते हैं उनकी जो निपल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी ताकि बच्चे को जो है वो निपल को सक करने में जो है प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी, और फ्लूइड जो है वो बाहर ना आए, फीड जो है वो बाहर की तरफ ना आए, तो इसलिए हम इस तरह के निपल जो है फिर इसमें यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, पिजन निपल है, पिजन शेप का है, हैबरमैन फीडर है, मेड जॉनसन है, ठीक है जी। इनका निपल साइज जो है वो लेंथ जो है उसकी थोड़ी सी लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फीडर। अच्छा जी, अब हमने केयर किस तरह से करनी है बेबी की, केयर ऑफ द बेबी बिफोर सर्जरी, ठीक है जी। सर्जरी से पहले किस तरह से केयर करनी है उसमें है जी, सबसे पहले कंसेंट लेंगे, पेरेंट्स से हम कंसेंट लेते हैं, देन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट चेकिंग करेंगे, जो बेसलाइन डाटा वगैरह लेते हैं और रिपोर्ट वगैरह देखते हैं, देन एनपीओ फॉर 6 आवर्स बिफोर सर्जरी, ठीक है। सर्जरी से 6 आवर पहले हम उसको फीडिंग जो है उसकी स्टॉप कर देंगे, हम उसको कोई फीड नहीं देंगे बेबी को। अच्छा जी, केयर आफ्टर सर्जरी क्या है, ठीक है जी। सर्जरी अब हो गई है तो अब हम उसकी किस तरह से केयर जो है वो परफॉर्म करें। इसमें सबसे पहले आ जाता है जी क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। आपने क्लोज ऑब्जर्वेशन करनी है और मॉनिटरिंग करनी है क्यों, एंड ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, यानी कि जिस साइड पे सर्जरी हुई है वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ब्लीडिंग के लिए ऑब्जर्व करना है आपने। उसके बाद हमने करना है टर्न्स बेबीज फेस टू वन साइड फॉर ड्रेनिंग सिक्रेशन, ठीक है जी। हमने सिक्रेशन वगैरह जो है उसको वो स्पीड जो है वो इनहेल ना कर ले, इसके लिए हमने क्या करना है कि उसका फेस जो है वो वन साइड पे टर्न कर देना है। प्रोटेक्ट करेंगे सर्जिकल साइड को फ्रॉम इंजरी, ठीक है जी। हमने जो उसका सर्जिकल साइड है उसको इंजरी से प्रिवेंट करेंगे और इसके लिए एक मिलती है आर्क डिवाइस कार्ड एज लोगन वो, ठीक है जी। लोगन वो जो है ना एक डिवाइस मिलती है, हम उसको जो है सूचर साइड पे लगा देते हैं ताकि सूचर साइड पे जो प्रेशर है वो कम हो जाए। इसके साथ हम एडमिनिस्टर करेंगे प्रेस्क्राइब मेडिकेशन जो कि उसके लिए रिक्वायर है, ज़ाहिर सर्जरी हुई है, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी होंगी, फ्लूइड्स वगैरह भी चल रहे होंगे, और बेबी जो है वो स्टिल एनपीपी होगा तो फिर हमने उसका जो है खास ख्याल रखना है। डोंट अलाउ बेबी टू पुट एनी ऑब्जेक्ट इन द माउथ, ठीक है। तो हमने उसको प्रिवेंट करना है कि वो माउथ को टच करने से, माउथ के अंदर जो है कोई भी चीज़ ले जाने से उसको हमने अवॉइड कराना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलें जी, नेक्स्ट है जी पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है नेम से ही शो है कि जो पाइलोरस पार्ट होगा स्टमक का उसकी स्टेनोसिस हो चुकी होगी। नॉर्मली जो है वो क्लोज होता है और फूड जो होती है, अगर आप नॉर्मल एनाटॉमी में देखें एसोफेगस से फूड आएगी स्टमक में, स्टमक से जो पाइलोरस के थ्रू वो डुओडेनम में जा रही है, लेकिन इसमें जब इसकी स्टेनोसिस हो जाएगी तो फूड जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो पास नहीं होगी डुओडेनम में और स्टमक में जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अब उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा हम देखते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस is defined as narrowing and obstruction of the lower portion of the stomach, जिसको हम पाइलोरस कहते हैं, that prevents food from moving from stomach into intestine, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि फूड जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में प्रॉपरली मूव नहीं होती, एंड इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया और सर्कुलर मसल ऑफ द स्टमक, ठीक है जी। जो सर्कुलर मसल होंगे पाइलोरस की जगह पे प्रेजेंट होते हैं उसकी या तो हाइपरट्रोफी हो जाती है या फिर हाइपरप्लेजिया हो चुका होता है, उसकी वजह से वो स्टेनोज हो जाएगा और प्रॉपरली फूड जो है वो पास नहीं होती। इंसिडेंस एंड एटियोलॉजी अगर आप देखें, इट अकर्स टिपिकली इन इन्फेंट्स बिटवीन 2 to 8 वीक्स ऑफ द एज, ठीक है। जितने भी इन्फेंट्स हैं 2 to 8 वीक्स उसमें जो है ये प्रॉपरली डायग्नोज हो जाती है। 1 in 500 to 1000 लाइव बर्थ में जो है इसका जो अकरेंस रेट है, एंड 5 times more in boys and girls, बॉयज़ में ये ज़्यादा है। नो पर्टिकुलर कॉज एंड जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो हैं वो इसके रिस्पेक्टर है। अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर्स कुछ इसके इस तरह से हैं। सिम्टम्स अपीयर्स बिटवीन 2 to 4 वीक्स ऑफ द एज, ठीक है जी। 2 to 4 वीक्स ऑफ द एज में जो है इसके सिम्टम जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे मेन इन सिम्टम इसका है जी, इनिशियल प्रेजेंटेशन इज रिगर्जिटेशन एंड नॉन बाइलेस वॉमिटिंग विच में अकर बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग,
ठीक है जी। रीगर्गिटेशन होती है, यानी कि जो भी वो फीड लेगा वो बैक फ्लो उसका हो जाएगा। इसके अलावा नॉन बाइलस वॉमिटिंग होगी। बाइल जो है जब फूड इंटेस्टाइन में जाती है तभी जो है बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से आती है और उसमें मिक्स होगी। अब ये नॉन बाइलस वॉमिटिंग है तो इसका मतलब है कि फूड जो है वो इंटेस्टाइन में गई ही नहीं और वो स्टमक में ही थी और स्टमक से ही बैग जो है वो वापस आ गई है वॉमिटिंग के थ्रू। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि एक तो रिगर्गिटेशन इसमें होती है और साथ में नॉन बाइलस वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग बिकम्स प्रोग्रेसिवली फोर्सफुल होगी, यानी कि वो बहुत सारी फोर्सफुल तरीके से होती है एंड अनटिल इट इज़ प्रोजेक्टाइल इन नेचर, और ये प्रोजेक्टाइल होती है। अब प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है जी? द मोमेंटस इज प्रोपेल्ड सेवरल फीट फ्रॉम द एंड, यानी कि वो इतनी फोर्सफुली होगी और सेवरल फीट पे जो है वो प्रोपेल होगी, वो जाके जो है फॉल डाउन होगी। तो उसकी वजह है कि इसको हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, जब आप इसकी करेक्टरिस्टिक, कोई भी डिजीज़ है आपने उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो है ना वो याद रखने हैं। रीगर्गिटेशन है, नॉन बाइलस वॉमिटिंग है, प्रोजेक्टाइल है नेचर में। ठीक है जी। तो इस तरह के जो है एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के क्या क्या सिम्टम हैं, किस तरह से है। ठीक है जी। इसके अलावा इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स व्हिच ऑर्गन पाइलोरिक स्टेनोसिस वॉमिट्स कंटेन। अब जो वॉमिट जो आएगा उसमें होंगे गैस्ट्रिक कंटेंट होंगे, म्यूकस हो सकता है एंड स्ट्रिक्स ऑफ ब्लड बट डजंट कंटेन बाइल, उसमें बाइल नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं पाइलोरस स्टेनोसिस जो है, आप देख सकते हैं कि पाइलोरस जो पार्ट है स्टमक का वो स्टेनोज्ड है, नैरो है। तो फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाने की बजाय वो बैग जो स्टमक में जो है बैक फ्लो हो रही है और वॉमिटिंग हो रही है। अच्छा, जब इसमें क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं? इन्फेंट सीम्स टू बी हंग्री, उसको भूख बहुत ज़्यादा फील होती है। अदर सिम्टम जो है इसमें वेट लॉस हो सकता है। जाहिर सी बात है जब जो है प्रॉपरली जो है प्रोसेस ही नहीं हो रही, वॉमिटिंग हुई जा रही है तो वेट लॉस में जाएगा। पुअर वेट गेन होगा, डिहाइड्रेशन हो सकती है ऐसे बच्चों में, लेस बाउल मूवमेंट होंगी। जाहिर सी बात है फूड ने जब आगे पास होना है, इंटेस्टाइन में जाना है तो ही बाउल मूवमेंट जो है फील होती हैं, अदरवाइज जो है वो फील नहीं होंगी। तो लेस बाउल मूवमेंट होंगी। रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ द स्टूल जो है वो कम होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने किस तरह से करनी है? इसमें हम करते हैं केयरफुल फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ फर्म ऑलिव साइज्ड मैस इन एपिगैस्ट्रम। ठीक है जी। ऑलिव साइज्ड मैस जो है वो एपिगैस्ट्रम रीजन में फील हो रहा होता है, जहाँ पे नर्विंग फील होती है, स्टेनोसिस जो है फील होती है, वहाँ पे ऑलिव साइज्ड मैस जो है वो शो होगा एक्सरे फिल्म में। ठीक है जी। इन सीवियरली malnourished इन्फेंट्स epigastric distension may be seen and peristalsis waves may be seen passing from left to right during and after feeding। ठीक है जी। जो है मूवमेंट जो है उसकी नजर आएंगी लेफ्ट टू राइट। इसके बाद बैरियम मील जो है हम उसको देंगे, बैरियम मील एक्सरे करेंगे तो स्टडी रिवील्स द नैरोड पाइलर्स। जैसे बैरियम जो है पास होता जाएगा, एक्सरे लेंगे हम तो वो पाइलोरस नैरो पाइलोरस को जो है वो शो करेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, किस तरह से एरो, अगर आप साइन देखें स्टमक है, आगे इंटेस्टाइन है, दरमियान में स्टेनोसिस शो की गई है, तो इसमें क्लियर है कि किस तरह से उसका भी व्यू जो है वो आएगा। देन है जी मैनेजमेंट। अब हम इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट है और नर्सिंग मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है स्टेनोसिस हुई है तो उसको हम सर्जरी के थ्रू ही जो है हम उसको ओपन करेंगे, उसकी रीओपनिंग करेंगे, तो उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है और ये कंजेनिटल है। ठीक है जी। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम देखें, इट इज़ ट्रीटेड इन 2 स्टेजेस। ठीक है जी, 2 स्टेज में ट्रीट किया जाएगी। इनिशियली फ्लूइड्स आर गिवन इंट्रावेनसली टू ट्रीट डिहाइड्रेशन एंड रिस्टोर बॉडीज नॉर्मल फंक्शन केमिस्ट्री। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो है उसमें आईवी फ्लूइड्स वगैरह दी जाएंगे, क्योंकि बेबी ऐसे होते हैं वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा सर्जरी जो है उसको हम कहते हैं पाइलोरोमोटमी इज़ फॉलोड और फ्रेगमेंट रेमस्टेड सर्जरी परफॉर्म। 2 तरह की सर्जरी है, या तो पाइलोरोमोटमी होगी या फ्रेगमेंट रेमस्टेड सर्जरी जो है वो इसमें की जाती है। दिस सर्जरी हेल्प्स इन ओपनिंग टाइट मसल्स ऑफ द पाइलोरस दैट कॉज्ड नैरोइंग। ठीक है, जिसमें जो जितने भी नैरो मसल्स होते हैं पाइलोरस पे, पाइलोरिक स्फिंक्टर पे, उसको जो है वो ओपन किया जाता है। आप ये देख सकते हैं ए सर्जरी ए है और सर्जरी बी है, किस तरह से नर्विंग थी और किस तरह से उनको ओपन किया गया है। बी में जो है वो नैरो पार्ट को जो है वो रिमूव किया गया है और डायरेक्ट स्टमक को जो है वो इंटेस्टाइन से अटैच किया गया है, लेकिन ए में जो है वो नैरो पार्ट को ही जो है ओपन किया गया है।
अब इसकी जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट हम देख लेते हैं कि किस तरह से है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे हम, ठीक है जी। उसमें ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड करेंगे वाइटल्स वगैरह, नोट एंड रिकॉर्ड करेंगे वॉमिट्स एंड स्टूल्स, वॉमिटिंग कितनी पास कर रहा है, बायलस वॉमिटिंग है तो वो बच्चा जो है वो कितने टाइम पे वॉमिटिंग जो है वो पास कर रहा है, और स्टूल की फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे क्योंकि इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होती है और स्टूल जो है प्रॉपर्ली पास नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद स्टॉप ऑरल फीड्स एंड एडमिनिस्टर आई फ्लूइड, वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो हम ऑरल फीड्स को स्टॉप कर देंगे और आई फ्लूइड्स वगैरह जो है उसमें एडमिनिस्टर करना शुरू कर देते हैं। देन गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स, ठीक है जी। स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स देंगे। वेट द इन्फेंट डेली टू फाइंड डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्ट जो है हम इसमें मेंटेन करते हैं क्योंकि वॉमिटिंग है तो आई फ्लूइड्स भी दे रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली जो है हम मॉनिटर करते हैं। अच्छा जी, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हम देखते हैं ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और मैनेज करेंगे पेन को, क्योंकि सर्जरी हुई है तो पेन नहीं हो सकती है, तो हम पेन को जो है वो मैनेज करेंगे। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन, पेरेंटल एजुकेशन जो है इसमें बहुत ज़रूरी है एंड फॉलो अप आफ्टर सर्जरी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने पेरेंट एजुकेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनको प्रोवाइड करनी है, आपने उनको बताना है और गाइड करना है कि भाई ऐसी डिजीज़ जो है हो गई है, कंजेंटल है तो उसका ट्रीटमेंट है, आप परेशान नहीं होना, आपने कोऑपरेट करना है, उनको प्रॉपर नॉलेज देंगे तो वो जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं होते, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स?